पे ट्रैक्टर पर गिरा पेड़। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। खबर प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मथुरा से बड़ी खबर। बदमाश राजेश अग्रवाल पर कार्रवाई। बदमाश राजेश अग्रवाल की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गिरोह बनाकर बैंक में ठगी करते थे। नकली गोल्ड को असली बताकर करते थे ठगी। तहसीलदार के गौघाट, तहसील सदर के गौघाट का रहने वाला शातिर ठग। बदमाश पर करीब 6 आपराधिक केस दर्ज। तो मथुरा में बदमाश राजेश अग्रवाल पर कार्रवाई। 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। राजेश अग्रवाल की बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। गिरोह बनाकर ठगी की वारदात को अंजाम राजेश अग्रवाल देता था। जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है। बाकायदा बोर्ड किस तरीके से लगाया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल तहसील सदर के गौघाट का ये रहने वाला शातिर ठग, जहां कार्रवाई की गई है। बदमाश पर करीब 6 आपराधिक केस दर्ज है। बताया जाता है कि नकली गोल्ड को असली बताकर ये ठगी करते थे। तो मथुरा में बदमाश राजेश अग्रवाल पर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर और साथ ही साथ कार्रवाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बदमाश राजेश अग्रवाल की 1.5 करोड़ की संपत्ति पुलिस प्रशासन ने कुर्क की है। ठगी करते थे ये, नकली गोल्ड को असली बताकर ठगी करते थे। तहसील सदर के गौघाट का रहने वाला शातिर ठग, जिस पर कार्रवाई हुई है। बदमाश पर करीब 6 आपराधिक केस दर्ज है। तो बदमाश पर करीब 6 आपराधिक केस दर्ज। बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है अपराधियों के खिलाफ, और मथुरा में भी बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर देवरिया से पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। कुख्यात अपराधी राजेश यादव की संपत्ति कुर्क। राजेश यादव पर हत्या, मारपीट सहित कई केस दर्ज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवरिया से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। कुख्यात अपराधी राजेश यादव की संपत्ति पुलिस प्रशासन ने कुर्क की है। राजेश यादव पर हत्या, मारपीट सहित कई केस दर्ज। तो बड़ी खबर इस वक्त की देवरिया से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई की गई। देवरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात अपराधी राजेश यादव की संपत्ति कुर्क पुलिस प्रशासन ने की। राजेश यादव पर हत्या, मारपीट सहित कई केस दर्ज। तो देवरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुख्यात अपराधी राजेश यादव पर कार्रवाई की गई है। इससे पहले मथुरा में कार्रवाई की गई थी, जहां एक ठग पर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। तो वहीं देवरिया में भी कार्रवाई की गई है। तो देवरिया में पुलिस का बड़ा एक्शन। और आपको बता दें कि देवरिया पुलिस ने राजेश यादव की संपत्ति कुर्क की है। यूपी में बुलडोजर का माफियाओं में खौफ बना हुआ है। सोनभद्र में नालियों पर अतिक्रमण को हटाया गया। ओबरा नगर पंचायत का मामला है। वहीं बदायूं में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। सहसवान कोतवाली चौराहे से अतिक्रमण हटाया गया। आगरा में भी एडीए का बुलडोजर गरजा। अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। 8 बीघे में कॉलोनी बनाई जा रही थी। तो लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, और ऐसे में सीएम का सख्त निर्देश, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, और शहर दर शहर बुलडोजर का वार देखा गया। अतिक्रमण हो, अवैध कब्जा, लगातार माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। तो माफिया में बुलडोजर चलने के बाद जिस तरीके से हड़कंप मचा, जहां जहां जमीन चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी माफिया की तरफ से, कुख्यात की तरफ से कब्जाई जाती है, तो वहां ऐसे ही बुलडोजर लगातार वार कर रहा है। तो कई जगहों पर, कई जिलों में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है। और एक्शन में जिस तरीके से बुलडोजर है, माफिया अपराधियों में हड़कंप मचा है। तो सोनभद्र, बदायूं और आगरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।
सोनभद्र की तस्वीर देखिए, जिस तरीके से बुलडोजर गरजा है, लोगों में हड़कंप मचा। वहीं बदायूं में, और इसके अलावा दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं आगरा की, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है। ज्ञानवापी मामले पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। वाराणसी कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है। कोर्ट अब कल 2 बजे से मामले में फैसला सुनाएगा। कल कोर्ट की तरफ से बताया जाएगा कि ये मामले आगे सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले पर वाराणसी की जिला कोर्ट में 45 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट मंगलवार को दोपहर 2 बजे इस पर अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या हो। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड में पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी है उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए। तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वादी पक्ष की तरफ से कोर्ट से मांग की गई थी कि सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले, फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करे। वहीं मुस्लिम पक्ष मुकदमे की ज्यादा जरूरी चीजों पर सुनवाई करवाना चाहता था, जिस पर कोर्ट ने कल की तारीख तय कर दी है। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 जो आज की पोषणीयता और जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट का ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की जरूरत नहीं है। और सीधी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश इस आधार पर सुरक्षित रखा है कि इस विवाद की आगे की सुनवाई की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। यानी कोर्ट ये तय करेगा कि आगे की सुनवाई सिर्फ सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 पर ही सीमित रहे या फिर कमीशन की रिपोर्ट और सीपीसी की 7-11 पर साथ सुनवाई हो। आइए आप लोगों को भी समझा देते हैं कि आखिर जिस 7-11 का जिक्र लगातार हो रहा है वो है क्या। ऑर्डर 7 नियम 11 के तहत किसी भी धार्मिक स्थल पर दावे को सीधे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, यानी किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की अर्जी सीधे अदालत में नहीं दी जा सकती। साफ तौर पर ऐसी अर्जी सुनवाई के लायक ही नहीं होगी। लेकिन ये कानून और सीपीसी का नियम किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति की पहचान के लिए कोई जांच कमीशन का गठन या सर्वेक्षण कराने से नहीं रोकता। अगर किसी कमीशन का सर्वेक्षण रिपोर्ट विवादित धार्मिक स्थल को लेकर दावेदार पक्ष के दावे सही कह दे और अदालत ने उसे मान लिया तो अदालत उसे आगे भी सुनेगी। अब इस मामले पर फैसला मंगलवार को कोर्ट सुनाएगा, जिसके बाद ये तय होगा कि कोर्ट आदेश 7 और नियम 11 के तहत सुनवाई करेगा या नहीं। टीम न्यूज स्टेट। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट के वकील और मुख्य याचिकाकर्ता में से एक विष्णु जैन से बातचीत की संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। आज जिला जज ने क्या सुनवाई की और 7-11 के तहत बहस होनी थी, क्या हुआ? देखिए 7-11 पे आज बहस नहीं हुई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि एक तारीख निर्धारित की जाए जिसपे 7-11 की सुनवाई हो। साथ ही साथ हमने ये कहा कि जब 7-11 की सुनवाई हो रही है तो जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पे इनका ऑब्जेक्शन भी आना है, वो इनका ऑब्जेक्शन भी आ जाए और कमीशन की रिपोर्ट फाइनली पढ़ी जानी कि नहीं पढ़ी जानी ये भी कोर्ट डिसाइड कर ले। कोर्ट ने ये कहा है कि कल हम एक चेन
तय करेंगे कि किस चेन में इस मामले की हियरिंग आगे होनी है और क्या अगली तारीख होगी, और जो कोर्ट ऑर्डर फिक्स करेगा उस ऑर्डर से हम आगे बढ़ेंगे सुनवाई के लिए। एक याचिकाओं का दौर पड़ रहा है लगातार की याचिका आ रही है कि यहाँ पर याचिका नहीं आ रही, एप्लीकेशन हमारी पूजा होगी नहीं होगी, इस पर कुछ बात हुई? जो सुप्रीम कोर्ट ने इस समय केस डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ ट्रांसफर किया वो सिर्फ हमारा केस है, सिविल सूट नंबर 693, उसी पे हियरिंग होनी है। अब उसमें जिसको जो एप्लीकेशन देनी है अभी कोर्ट तो उसमें ऑर्डर तय करेगा और उस ऑर्डर पे ही सुनवाई होगी। ये मान सकते हैं कि कल से सुनवाई की जो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? भैया कोर्ट कल ऑर्डर पास करेगा कि कैसे आगे सुनवाई होगी और क्या डेट होगी, तो ये कैसे मैं अभी अनुमान लगा के बता दूं। जब कोर्ट ऑर्डर पास करेगा तो हम डेफिनेटली आपको ब्रीफ करेंगे। तो विष्णु जैन जी बता रहे हैं कि कल से कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि कैसे सुनवाई होगी और उसके आगे तय होगा कि कैसे कैसे आगे सुनवाई का ये क्रम जो है ज्ञान रापी मसले पर जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। श्रृंगार गौरी केस में 4 महिलाओं में से एक वादी मंजू व्यास का कहना है कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। अगला पक्ष अपना पक्ष कह रहा है, हम लोग अपना पक्ष कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं हम लोग का स्वीलिंग है, हम लोग स्वीलिंग ही मानेंगे क्योंकि वो वास्तव में स्वीलिंग ही है, सच्चाई तो यही है। न्यायालय जो कहेगा मानेंगे सब। बिल्कुल, न्यायालय जो भी कहेगा वो हम लोग को मान्य रहेगा, सिरों मान्य रहेगा। जो भी न्यायालय आदेश देगा, जो भी न्यायालय हम लोग को फैसला देगा वो हम लोग को मान्य रहेगा। बड़ी खबर वाराणसी से नाव हादसे में मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता, हादसे में 4 लोगों की मौत। बड़ी खबर वाराणसी से नाव हादसे में मुआवजे का ऐलान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद, हादसे में 4 लोगों की मौत। तो जिस तरीके से वाराणसी में नाव हादसे का शिकार और कुछ लोगों को बचाया गया जबकि 4 लोगों की मौत हुई, वहीं मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। यूपी की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। एसपी विधायकों ने नारेबाजी की, पोस्टर लहराए। हंगामे के बीच ही राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। योगी 2.0 के पहले सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर हंगामा किया। हाथों में तख्ती लिए विपक्षी विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए। विपक्ष के शोरगुल के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना अभिभाषण पढ़ा। राज्यपाल के अभिभाषण में किसान, गरीब, विकास और सरकार की योजनाओं पर फोकस रहा। किसानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए गोरखपुर में कई वर्षों से बंद पड़े उर्वरक कारखाने का पुनः संचालन प्रारंभ कराया। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं अपितु सशक्त राज्य के रूप में देश में अपना स्थान बनाए हुए। मेरी सरकार द्वारा 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को स्थापित करते हुए उन्हें क्रियाशील किया गया। सदन में मौजूद सभी विधायक टोपियों में नजर आए। समाजवादी पार्टी के विधायक लाल टोपी में थे, जबकि बीजेपी विधायक केसरिया टोपी लगाए हुए थे। सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने विपक्ष से सदन में शांति की अपील करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन मान्य सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। इससे पहले जेल से छूटे आजम खान ने विधायकी की शपथ ली। स्पीकर सतीश महाना ने अपने चैम्बर में उन्हें शपथ दिलाई। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी विधायक पद की शपथ ली। सीएम ने जहां सार्थक चर्चा और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की बात कही, वहीं विपक्ष ने अपना अड़ियल रवैया बरकरार रखते हुए राज्यपाल के पूरे अभिभाषण के दौरान हंगामा बरपाया। सवाल ये कि आखिर सदन क्यों नहीं चलने देना चाहता विपक्ष। टीम न्यूज स्टे। सदन में एसपी के हंगामे का पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में एसपी का प्रदर्शन अशोभनीय है, जनता ने इसीलिए समाजवादी पार्टी को नकारा।
समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जिसके बारे में प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरीके से जानती है, तो प्रदर्शन उन्होंने सदन के अंदर किया है वह अशोभनीय है। और मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से जनता ने लगातार 2014 से नकारने का काम किया है, आगे भी पूरी तरह से उनको नकारेगी, उनको पछाड़ेगी, उनको अलग थलग करने का काम करेगी। अगर एक विपक्ष की भूमिका में हुआ अपने दायित्व का निर्वाह करने आवे, तो मुझे लगता है कि जनता को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यूपी विधानसभा का नया सत्र आज से शुरू हुआ है। नए सत्र में विधान की व्यवस्था लागू की गई है। यूपी विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने की दिशा में इसे अहम कदम बताया जा रहा है। सदन के पहले दिन ई विधान की कार्यवाही को लेकर संवाददाता आलोक पांडे ने मंत्रियों और विधायकों से उनके अनुभव जाने। हमारे साथ अयोध्या के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता जी। कैसा रहा पहला दिन? ये ई विधान का जो कंसेप्ट है, आपको कैसा लगा? आज का जो कार्य हुआ सदन में, उसमें कितना उपयोगी रहा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पेपरलेस जो एक मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम हुआ है ई विधानसभा के माध्यम से। और आज हम लोगों ने पूरा जो भी कार्रवाई चली वो उस पोर्टल पर, उस टेबलेट में देखा, और ये हम लोगों को एक नया अनुभव हुआ पहली बार इस दूसरी बार आने पर विधानसभा में, दूसरे टेन्योर में। और निश्चित रूप से इसका लाभ भी होगा और बहुत सारी जो समय की बचत होगी, जो बहुत सारी चीजें इसमें कागजों में रहती थी, वो हम लोग तुरंत अपना बटन दबाएंगे और चीजें सामने आ जाएंगी। प्रतिभा शुक्ला जी हमारे साथ मंत्री हैं योगी सरकार में। बतौर मंत्री बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। किस तरह की इस ई विधान से आप लोगों को सहूलियत होने जा रही है? बहुत ही आराम रहेगा। और हम ये समझते हैं कि पेपर में तो कोरोना काल से वैसे भी पेपर वर्जित कर दिया था, हम लोगों को पहले ही इसकी प्रैक्टिस कराई गई थी, तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और सीखने के लिए हर समय यदि हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम सभी लोग इस तरह से कार्य करेंगे तो काम ज्यादा आसानी से होगा, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना है, सारा चीज कंप्यूटराइज है, सारा काम आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यहाँ पर जो भी आज सदन में आए हैं सबको बड़ी सहूलियत लग रही है। एक बदला विधानसभा तो नजर आया ही, लेकिन उस बदले हुए विधानसभा में ये डिजिटल विधानसभा भी सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। सुल्तानपुर से बड़ी खबर, सरेराह फायरिंग करती महिला का वीडियो वायरल हुआ है। महिला ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है। लाइसेंसी असलहे से फायरिंग करती दिखी महिला कुड़वार ब्लॉक के डोमनपुर गांव में तैनात है सेक्रेटरी महिमा सिंह। तो महिला ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लाइसेंसी असलहे से फायरिंग करती दिखी महिला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की कुड़वार ब्लॉक के डोमनपुर गांव में तैनात है सेक्रेटरी महिमा सिंह। बड़ी खबर सुल्तानपुर से, सरेराह फायरिंग करती महिला का वीडियो वायरल। महिला ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फायरिंग करती महिला का वीडियो वायरल हुआ है। लाइसेंसी असलहे से फायरिंग करती दिखी महिला। सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुड़वार ब्लॉक के डोमनपुर गांव में तैनात है सेक्रेटरी महिमा सिंह। तो सरेराह फायरिंग करती महिला का वीडियो वायरल हुआ। सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, महिला ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हैं। फायरिंग करती महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। लाइसेंसी असलहे से फायरिंग करती दिखी महिला। कुड़वार ब्लॉक के डोमनपुर ग्राम में तैनात है। ये तस्वीर देखिए। चलो चलो। तो लाइसेंसी असलहे से फायरिंग करती हुई दिख रही महिला। दरअसल ये तस्वीर अब वायरल हो रही सुल्तानपुर की। चलो। अखिलेश यादव और आजम के बीच की अदावत अब खुलकर सामने आ गई। आजम आज विधानसभा पहुंचे, शपथ उन्होंने ली। अखिलेश यादव से बिना मिले ही वापस रामपुर लौट गए। एक रिपोर्ट देखिए।
रविवार को जब आजम खान रामपुर जेल में बंद अपने करीबियों से मुलाकात करने पहुंचे थे, तब उन्होंने अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया था। तब ऐसा लगा कि जब सोमवार को आजम बजट सत्र में शामिल होने आएंगे तो अखिलेश यादव से मुलाकात भी करेंगे और सत्र के दौरान अखिलेश यादव के बगल में भी बैठेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ लखनऊ आए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें शपथ दिलाई। तब भी ऐसी उम्मीद थी वो अब अखिलेश यादव से मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नाराजगी है, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। आजम बिना किसी से मिले वापस रामपुर रवाना हो गए। विधानसभा में आजम की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई या नहीं, ये तो साफ नहीं। लेकिन जब आजम खान को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। चले गए साथ में आपके? अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी उनके साथ है, वो सदन में आएंगे। चले गए साथ में आपके? अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी उनके साथ है, वो सदन में आएंगे। अखिलेश भले ये कह दें कि पार्टी आजम के साथ है, लेकिन जो दिख रहा है उससे तो ये लगता है कि आजम पार्टी के साथ नहीं है। अगर अखिलेश और आजम के बीच अदावत नहीं है तो रामपुर से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर लखनऊ पहुंचे आजम 4 कदम बढ़ाकर अखिलेश से क्यों नहीं मिले, या फिर मिलना ही नहीं चाहते थे। हालांकि आजम लगातार नाराजगी की खबरों को नकार रहे हैं। आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराजगी की, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूं तो आधार कहां से आएगा। आजम लगातार उन मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं जो अखिलेश से नाराज बताए जा रहे हैं। रविवार को ही आजम से सहजील इस्लाम ने मुलाकात की थी। वही शनिवार को मौलाना तौकीर रजा भी आजम से मिलने रामपुर पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि आजम ने अपने मुस्लिम वोटों को लेकर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि आजम खान कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। बड़ी खबर, महोबा में बारिश से आफत। मंडी में जलभराव से डूबी लाखों की फसल, कई किलो गेहूं पानी में डूबने से खराब। जल निकासी न होने से भरा पानी। महोबा में बारिश से आफत। बड़ी खबर, मंडी में जलभराव से डूबी लाखों की फसल। तो महोबा में बारिश ने कहर मचाया है। कई किलो गेहूं की फसल तबाह। देखिए किस तरीके से यहां गेहूं रखा हुआ था और पानी की जद में, दरअसल पानी जिस तरीके से बारिश होती है और यहां रखा गेहूं भीग जाता है और उसके बाद इसे उठाने की कोशिश की जाती है। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो मंडी में लाखों की फसल डूबी, कई किलो गेहूं पानी से खराब हुआ। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी हैं।